पहले अपन ने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अपन पढ़ते हैं साझेदार जो पूंजी लाता है उनके पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है साझेदारों के प्रारंभिक पूंजी पर ही ब्याज लगाया जाता है। इसके लिए आपको प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए। अगर प्रारंभिक पूंजी नहीं दे रखी है तो उसको आपको ज्ञात करनी है। तो गणना कैसे की जाती है, देखो तो सबसे पहले लिखना है आपको अंतिम पूंजी। ठीक है, अंतिम पूंजी के अंदर आहरण को ऐड करना है और अतिरिक्त पूंजी को लेस करना है। ये चीज़ आप 11th में पढ़ चुके हो, उसी चीज़ को वापस रिपीट किया जा रहा है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, अपूर्ण लेखा पद्धति के अंदर पढ़ा था 11th में इसका। ठीक है, अंतिम पूंजी के अंदर आहरण को ऐड किया जाएगा और अतिरिक्त पूंजी को क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। अगर प्रॉफिट है, चालू वर्ष का लाभ है, उसको घटा दो, और अगर चालू वर्ष की हानि है उसको क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इनको माइनस प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक पूंजी। क्या कहलाती है, प्रारंभिक पूंजी। अब जैसे 2 साझेदार है तो 2 साझेदारों के कॉलम बन जाएंगे, 3 साझेदार है तो 3 साझेदारों के कॉलम बनकर आपको अलग अलग इनको ज्ञात करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपको पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर लगाना है, प्रारंभिक पूंजी पर, ओपनिंग कैपिटल पर। अब ये ब्याज फर्म के लिए क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, साझेदारों की पूंजी खाते इसमें अंदर क्या होंगे, क्रेडिट किए जाएंगे, क्योंकि इसमें साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी और फर्म में घाटे में जाएगा। इसलिए इसको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा जाता है और साझेदारों के पूंजी खातों को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि पूंजी खातों में मैंने आपको सिखाया था कि जो पूंजी जिन साझेदारों की पूंजी बढ़ रही है उनको क्रेडिट किया करना है, और जिन साझेदारों की पूंजी घट रही है उनको क्या करना है, डेबिट करना है। ये तो है आपके प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात की जाती है। इसका उदाहरण और दे रखा है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है पूंजी पर ब्याज लगाने का क्या सूत्र बनता है। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, सिर्फ वर्ष में एक बार ही वो पूंजी लाता है, तो उसमें पूंजी इंटू 10/100, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो वैसे वैसे इस तरह से आप पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हो। अगर ये पूंजी महीने में अलग अलग बार लाता है, 2 महीने छोड़ के लाता है, 6 महीने छोड़ के लाता है, अगर अलग अलग पूंजी लाता है या फर्म में अतिरिक्त पूंजी लाता है, तो उस पूंजी पर ब्याज लगाने का ये सूत्र लगाना है आपको कि पूंजी इंटू दर इंटू समय बटा 100 इंटू 12। तो जितने महीने हैं उतने महीनों को आपको यहाँ लिखना है और नीचे इंटू में 12 लिखना है। ठीक है, ओके। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर ही लगाया जाता है। अब इसके कुछ प्रावधान आपकी बुक में दे रखे हैं कि पूंजी पर ब्याज कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो अगर पहला फर्स्ट पॉइंट है कि पूंजी पर ब्याज प्रश्न में किसी प्रकार का कोई उल्लेख दे ही नहीं रखा हो पूंजी पर ब्याज के बारे में, तो उस कंडीशन में आपको पूंजी पर ब्याज लगाना ही नहीं है, देना ही नहीं है। अगर प्रश्न में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पूंजी पर ब्याज नहीं लगाना है। दूसरा है कि उसको लाभों पर प्रभार माना जाए। किस पर, लाभों पर। पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार, यानी पूंजी पर ब्याज जो लगा रहे हैं वो लाभों पर ज्यादा भार डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हानि होने की दशा में आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। अगर हानि हो रही है, सिंपल सी बात है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर लाभ दे रखा है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। लाभ होने की दशा में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर लाभ कम है, पूंजी पर ब्याज की मात्रा ज़्यादा है, जैसे मान लो आपके पास लाभ 15,000 ही है और पूंजी पर ब्याज आप लगा रहे हो वो कितने आ रहा है, 20,000 का आ रहा है, तो ये 15,000 तक ही आपको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है। यानी पूरे के पूरे 15,000 कहाँ चले जाएंगे, पूंजी के ब्याज में से ही कम हो जाएंगे। यानी इस 15,000 को आप अनुपातिक रूप में बांट देंगे। इस रूप में अनुपातिक रूप में जो अनुपात दे रखा है उनकी पूंजी पर ब्याज का, उस अनुपात में इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लाभों पर प्रभार न माना जाए। तो प्रश्न में लिखा होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि लाभों पर प्रभार न माना जाए और लाभों पर प्रभार माना जाए। तो न मानने की कंडीशन में, हानि होने की दशा में किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लाभ होने की दशा में जितना पूंजी पर ब्याज है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। और अगर लाभ कम है और पूंजी पर ब्याज की मात्रा अधिक है तो उसको किस रूप में दिया जाएगा, अनुपातिक रूप में, जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ओके, फिर आगे आता है कि लाभों पर प्रभार माना जाए। पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए, उस कंडीशन में चाहे लाभ हो या हानि हो, आपको पूंजी पर ब्याज देना मतलब देना है। यानी हानि होने की दशा में इसमें था
कि आने की होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में भले लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी परिस्थिति में लाभ और हानि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ओके, अब वापस एक बार देख लेते हैं, फिर आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला तो प्रारंभिक पूंजी पर ही ब्याज लगाया जाता है। इसके लिए आपको प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी। प्रारंभिक पूंजी निकालने की गणना देखो, अब सबसे पहले अंतिम पूंजी के अंदर ड्राइंग को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और अतिरिक्त पूंजी को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर चालू वर्ष का लाभ दे रखा है तो लाभ को लेस करोगे और हानि है तो हानि को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा वो क्या कहलाएगी, प्रारंभिक पूंजी। और पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही दिया जाता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कभी कभी पूरा प्रश्न घुमा के दे रखा है, आपके पास अंतिम पूंजी दे रखी होती है, लाभ दे रखे होते हैं, आरएन दे रखे होते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक पूंजी पर ही ब्याज लगाया जाता है। इस कंडीशन में आपको इस तरीके से आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक पूंजी निकालनी है। ओके, फिर ये पूंजी पर ब्याज गणना करने का सूत्र आ गया कि अगर एक वर्ष में एक ही प्रकार की पूंजी दे रखी है तो पूंजी इंटू दर बटा 100, और अगर अतिरिक्त पूंजी लाता है सरदार तो क्या सूत्र बन जाएगा, पूंजी इंटू दर इंटू समय बटा 100 इंटू 12। ओके, अब उसके बाद आया था प्रावधान। पूंजी पर ब्याज के क्या प्रावधान है? तो सबसे पहला कि अगर प्रश्न में किसी प्रकार का या संलेख में किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज का उल्लेख ही न हो, किसी प्रकार की कोई मददेही नहीं रखी हो, तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं लगाना है। ओके, और कभी दूसरा क्या पॉइंट है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर क्या माना जाए, प्रभार नहीं माना जाए। तो उस कंडीशन में अगर हानि हो रही है तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, और अगर लाभ हो रहा है तो पूंजी पर ब्याज सिंपल सी बात है, देना ही है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ऐसी गई कि अगर लाभ कम हो और पूंजी पर ब्याज की मात्रा अधिक हो तो उसको किस रूप में बांटना है, आनुपातिक रूप में बांटना है। फिर तीसरा पॉइंट है लाभों पर प्रभार माना जाए। तो अगर लाभों पर प्रभार पूंजी पर ब्याज को माना जाता है तो ऐसी कंडीशन में चाहे लाभ हो या हानि हो, आपको पूंजी पर ब्याज देना ही है। ओके, उसके बाद इससे रिलेटेड एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण संख्या 3, जो आप देख सकते हैं आराम से बुक के अंदर। ठीक है, अब अपन पूंजी पर ब्याज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। उदाहरण संख्या 4, उसके अंदर दे रखा है 3 सरदार है, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, पहला पॉइंट दे रखा है राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए पूंजी लगाई, लेकिन श्याम और मोहन ने क्या है, अलग अलग महीने वाइज। इसके लिए अपन क्या करेंगे, उनको महीनों से गुणा करते हैं। ठीक है, तो राम का दे रखा है 1 लाख रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए, तो अपन क्या करेंगे, 1 लाख को 12 से गुणा कर देंगे तो इसकी पूंजी पर ब्याज निकालने की गणना गुणनफल कितना आ गया, 12 लाख का। श्याम का दे रखा है कि पहले 3 महीने तक तो उसने कितने रुपए लगाए थे, 50,000। ठीक है, आगे प्रश्न दे रखा है कि नेक्स्ट अगले 5 महीनों के लिए उसने 10,000 को और लगा दिए, तो पहले 50,000 थे, फिर बढ़ के कितने हो गए, 60,000। तो 60,000 को अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा। ठीक है, फिर दे रखा है 8 महीने के अंत में उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 8 महीने दिया हो गया, 12 में से 5 के पीछे कितने बच गए, 12 में से 8 के पीछे बच गए आपके 4, यानी 55,000। 60,000 में से 5,000 निकाल दिए, पीछे बच गए 55,000। 55,000 के पीछे गुणा कर देंगे 4 से, कितना आ गए, 2,20,000। तो अब श्याम की गुणनफल कितना आ गया, 6,70,000 का। इसी तरह मोहन का दे रखा है कि मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए थे, ये पहले 4 महीनों के लिए उसने 70,000, तो 70,000 इंटू 4। फिर लिखा है कि 20,000 रुपये उसमें से निकाल लिए, तो 70 में से 20 निकाले, पीछे कितने बच गए, 50,000। ये 50,000, तो प्रारंभिक 4 महीनों के लिए तो 70,000 थे, पीछे कितने महीने बच गए, 8 महीने। 8 महीनों के लिए रुपये कितने हो गए, 50,000। तो 50,000 इंटू 8 कितने हो गए, 4 लाख। ये कितने हो गए आपके, 6,80,000। अब इनका पूंजी पर ब्याज निकलेगा, वो देख लो कैसे निकालेंगे अपन। राम का कितना दे रखा है, राम को पूंजी पर ब्याज, अगर मान लो इनकी दर 10% है तो कैसे निकालोगे आप, 12 लाख इंटू 10/100 इंटू 12। अब ऊपर महीने यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि अपन ने पहले क्या कर दिया, यहाँ पर महीनों का गुणा कर लिया था, इसलिए यहाँ पर महीने यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप श्याम का निकाल लो, कितने हो जाएंगे, 6,70,000 इंटू 10/100 इंटू 12। और मोहन का हो गया तो 6,80,000 इंटू 10
बटा 100 इंटू 12। अब देखो, अब एक सवाल बनता है कि इनका पूंजी अनुपात क्या होता है। अनुपात भी सिंपल सा कभी प्रश्न में दे रखा होता है और कभी कभी कहते थे पूंजी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इनका पूंजी अनुपात क्या हो जाएगा, 12 लाख अनुपात 6,70,000 अनुपात 6,80,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, इनका अनुपात बन गया 120 अनुपात 67 अनुपात 68। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। तो अलग अलग पूंजी पर ब्याज निकालना और अलग अलग अनुपात देना, इन दोनों के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी नोटबुक में दे रखा है, बुक आपको बोला हुआ है डाउनलोड, मैंने PDF भेजी है, डाउनलोड कर दीजिए, नहीं तो जो पुराने स्टूडेंट उनसे आप ले सकते हैं बुक। ओके।